मैम डेस्क ले जाना पहुँच गए। नहीं कहा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। शिवा सिंह। जी शिवा सिंह। सिंह और शेर में क्या अंतर? सर, शेर को ही संस्कृत में स्वयं बोला जाता संस्कृत में? है। जी संस्कृत में बोलो। जी। संस्कृत के बारे में कुछ बताएंगे? कि संस्कृत जहाँ विश्व की पहली भाषा माना जाता है संस्कृत को, और इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, और समस्त भारतीय भाषाओं का स्रोत संस्कृत को ही माना जाता और कुछ आगे? है। और संस्कृत में लिखे हुए 3 साहित्य बताइए जो तर्क संगत। अब जुड़ गया उसका। अष्टाध्यायी पाणिनि की व्याकरण, और वेद सारे संस्कृत में लिखे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और स्मृतियाँ जैसे मनुस्मृति वगैरह, ये सब संस्कृत में ही लिखी। चारों वेदों में से किस वेद को ज्यादा पसंद करते जी, ऋग्वेद। हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उस समय ऋग्वैदिक काल में कोई भी भेदभाव नहीं था, और सबको समान अधिकार थे, महिलाओं को भी सम्मान प्राप्त था। और कोई विशेषता ऐसी बताइए। हम्म, अभी तो इतना ही याद कर पा। आधुनिक काल में किन किन विचारकों ने ऋग्वेद की प्रशंसा की? और दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद को बहुत महत्व दिया है, वेदों की ओर लौटो कहा उन्होंने। और विवेकानंद ने भी वेदों पे बहुत बल दिया है। अंबेडकर को भी नववेदांती माना जाता है। ठीक है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। क्या आप इस बात से सहमत? जी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। उन्होंने जो जो भारतीय संस्कृति में जो भी समय के साथ में बुराइयां आ गई तो उनको हल करने के सुझाव दिए हैं और उन पे काम किया है। उन्होंने नारा दिया हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जी इससे नहीं बढ़ता है कि सांप्रदायिकता? क्या भारत हिंदुओं का देश है? सर, जहाँ तक हिंदू की बात है तो उसमें उन्होंने सभी को सम्मिलित किया है एक विचारधारा के रूप में। एक हिंदू कोई एक धर्म के रूप में नहीं, एक संस्कृति के रूप में माना गया है। तो संस्कृति की 3 विशेषताएं बताइए। संस्कृति सर, इसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है संस्कृति में, और यह मानवीय चरित्र को और उस समाज के व्यवसाय सभी को वर्णित करती है, और गुणों की परिचायक होती है, मानवीय गुणों। कैलाश पर्वत के बारे में जानते हैं? जी, कहाँ? ये मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। जी मतलब भारत में ही है? जी, पूर्व में भारत में था, अब चीन का हिस्सा हो गया। पहले भारत में था? ये मान सकते हैं तिब्बत में था, तिब्बत एक स्वतंत्र रूप से था। राजनीति शास्त्र भी आपका एक विषय रहा है। जी। राजनीतिक संस्कृति किसे कहते हैं? राजनीतिक संस्कृति सर, किसी भी देश की जो राजनीतिक स्थिति होती है और उसमें पाए जाने वाले जो मूल तत्व होते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वगैरह, ये सब संस्कृति की परिचायक होती है। इसी को सर राजनीतिक संस्कृति कहते में कोई ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे जिन्होंने राजनीतिक संस्कृति को वास्तविक रूप में यानी कि अपने जीवन में उतार के दिखाया? हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों उनको पसंद करते हैं? सर, उनमें जो यदि उनकी जब वो विपक्ष में भी बैठे
तो उन्होंने यदि सत्ता पक्ष के द्वारा जो उत्तम कार्य किया गया उसकी प्रशंसा करी। और कोई भी किसी भी पार्टी का रहा हो, कभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की किसी ने निंदा नहीं करी, क्योंकि उन्होंने सदैव अच्छे काम पे बल दिया। जब उनकी सरकार गिरी तब भी एक सीट से गिरी थी, तब भी उन्होंने कोई भी अनियमित कार्य नहीं किया एक सीट पुनः सरकार बनाने के लिए। उनके राजनीतिक भाषण सुनते हैं? जी, कभी कभी। उनका एक बड़ा मतलब बहुत अच्छा, इसी जो आपने सरकार गिरी पर जी जी एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है, जी। बताएं। उन्होंने कहा था कि यदि मुझे यदि सत्ता की लालच नहीं है, और यदि मुझे किसी पार्टी के तोड़कर यदि फिर से सत्ता बनाने का मौका भी मिला, तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। नहीं नहीं, और कोई एक स्टेटमेंट? हाँ, ये भी आप नहीं कर। अर्थशास्त्र भी आपका एक विषय है। जी। अर्थशास्त्र की अवधारणा आपके परिवार के साथ कहाँ पे होती है? परिवार के साथ साथ परिवार की जो संपूर्ण गतिविधियां हैं जो धन से संबंधित हैं, वहीं पे अर्थशास्त्र की होता है। तो परिवार में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो अर्थशास्त्र की जो परिभाषा आपके अनुसार जी है, जब आप अर्थशास्त्र को समझते हैं, जी उसको रेगुलेट करता जी। मेरी माता जी। जी। है? हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्श गृहिणी की संकल्पना है। कहा जा सकता है। आदर्श गृहिणी किसको कहते जो जितना भी धन का अच्छे से सदुपयोग करें, और आगे का भी सोच के चले, कुछ बचत के रूप में भी रखें। जी हैं? आपने अपनी माता जी के व्यक्तित्व में ये देखा? जी। क्या देखा? कि जितनी भी आय है तो उसी के अनुसार व्यय किया जाए, और कुछ संचित करके बचत भी की जाए, जो आकस्मिक घटनाओं या किसी भी समय में उपयोगी हो सके। आपकी माता जी जो आपका जो धन बचत करती है, जी उनको कहाँ पर रखती जी। बैंक में या तो किसी बीमा पॉलिसी में इन्वेस्ट करते। है आपकी माता जी? जी जबकि हमारे आपके माता जी के पहले जो भी लोग रहे, जी। वो ऐसा नहीं करते थे। वो क्या करते थे? सर, इसके पूर्व में जो लोग थे वो अपने घरों में कहीं पे भी छिपा के रखते थे सर, जिससे किसी और वो को। अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था या नहीं था? सर, वो बुरा था, क्योंकि उसका उपयोग देश में उपयोगी नहीं होता, देश के संसाधनों में नहीं लग पाता था। कोई एक साइकिल होता है अर्थशास्त्र का, उसके बारे में बताइए। इसी संदर्भ में जो आप बता रहे हैं, जी। इसका एक साइकिल होता है, चक्र होता है। सर, इसमें मुझे ये याद आ रहा है कि जैसे अपन अपने धन का बैंकों में देंगे, तो उस बैंक वाले किसी को ऋण देंगे, और उस ऋण को लेकर व्यक्ति व्यापार या कोई भी उसका कार्य है, जैसे मकान निर्माण करवा सकता है, तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है, और उसका व्यक्ति का भी कार्य हो जाता है, और बैंकों को भी ऋण के रूप में कुछ धन प्राप्त हो जाता है। और जिस धन को बैंकों ने उस व्यक्ति को दिया था, वो जिसका धन था उसको भी कुछ मात्रा में धन प्राप्त होता है। तो यह। आपकी माता जी से आपने कहा कि वो बचत की प्रवृत्ति रखती जी जी है। क्या आप में ऐसा गुण है? जी। अभी तो सर, क्योंकि जितना ही मिलता है थोड़ा बहुत बचा लेते। चाहते हैं? जी। कितनी सेविंग है? सेविंग सर 2000 करीबन बचा लेता हूँ मंथली। बचा लेते जी। हैं? और बचा के उसको जमा करते नहीं सर, रखे रहते हैं, खुद रखे के रहते एटीएम में रखे रहते हैं। हैं? जी अगर मान लो आप बचत करके केवल एटीएम में रखते जी हैं, क्या भविष्य में ऐसा कोई निवेश का प्लान है आपका? जी। अभी नहीं भविष्य के लिए कुछ प्लान किया हो? सर, अभी नहीं किया है अब, अभी क्योंकि बचत बहुत कम नहीं है। किया है तो चलिए, क्या करेंगे कभी भविष्य सर, जैसे सर एक 12% क्लब करके एक ऐप आया है, उस पर 12% इंटरेस्ट मिलता है, जो अभी तक भारत में सर्वाधिक है। तो उसमें सर आप डेली भी पैसे निकाल सकते हैं, डेली इन्वेस्ट भी कर सकते हैं सर, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है किसी भी में? टाइम। रिस्क रिवार्ड बैलेंस की एक संकल्पना है भारत के संदर्भ में, जानते हैं आप? यदि सर वो बैंक वगैरह डूब जाए उस संबंध में। नहीं, बहुत सारी जगह पर बड़ा प्रचलित है भारत में। बहुत सारे राजनीतिज्ञ, राजनीति के जो मतलब विचारक हैं, अर्थशास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं, है ना, वो सब लोग इसका बड़ा यूज करते हैं कि भारत में कहते हैं कि रिस्क रिवार्ड बैलेंस की संकल्पना। सॉरी सर। नहीं है? ये थोड़ा ऐसा लगा है, बस। गजानन माधव मुक्ति कूट को जानते हैं? जी
कौन? साहित्यकार हैं। क्या बताएंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में? सर वो व्यंग्य लेखक थे, व्यंग्य लिखते थे। जी। व्यंग्य लिखते थे। जी। मध्य प्रदेश के लिए। जी। और चलिए, व्यंग्य के अलावा और कुछ नई बातें उनके बारे में? वो श्योपुर के थे जो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा ठीक है, वो तो है। तथ्यात्मक बात है। जी। विचारधारा के स्तर पर सॉरी सर। नहीं लगते। क्रांतिकारी किसको कहते हैं? सर जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कोई भी अमूलचूल परिवर्तन कर दे तो उसको क्रांति कहते हैं। क्रांतिकारी करने वाले को बोलते हैं। जी। क्या केवल क्रांतिकारी जो हम इतिहास में पढ़ते हैं वही है, या कुछ और भी लोगों को देखा क्रांतिकारी? सर जो भी व्यवस्था में परिवर्तन कर दे अमूलचूल, वही क्रांतिकारी है। बहुत कुछ सारे और लोग, क्रांतिकारियों के नाम? जैसे सर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे मनमोहन सिंह का भी अपन नाम ले सकते हैं कि उन्होंने 1991 के बाद संपूर्ण व्यवस्था का बहुत सारा परिवर्तन किया। गजानन माधव मुक्ति बहुत क्रांतिकारी थे क्या? जी सर, उनके बारे में पढ़ा नहीं है। कबीरदास क्रांतिकारी थे? जी बिल्कुल। कैसे क्रांतिकारी? सर उन्होंने सारे धर्मों में जो भी बुराइयां थी उनके विरोध में बोला, और जो भी अच्छाइयाँ थी उसका सपोर्ट किया। को नहीं लगता कि उन्होंने जो व्यवस्था थी, जो कष्ट झेला था, तो अपनी भड़ास निकालते हैं इसको बोलते हैं, ऐसा किया उन्होंने? नहीं सर। ऐसा नहीं। जी नहीं। उन्होंने हर धर्म के खिलाफ बोला, जो भी उसमें बुराइयां थी, और जो भी अच्छाइयाँ थी उनका समर्थन किया। किसी भी धर्म के खिलाफ उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। इस विचारधारा से जुड़े व्यक्ति? कबीरदास जी, जी वो निर्गुणी थे, और वो ज्ञान शाखा से, ज्ञान मार्ग की शाखा से जुड़े हुए थे। तक की लाइफ में जी। बहुत सारी अच्छी बातें हुई होंगी, जी। अच्छी घटनाएं, जी। अच्छे एक्सपीरियंसेस, जी। और कुछ बुरे हुए होंगे। जी। बताइए मुझे सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ में हुए, जी। सबसे अच्छा जो भी कुछ हुआ है, और सबसे खराब जो भी चीज़ें हुई। जी सर, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सर मेरा 10th क्लास में था। मेरे 94.6% आए थे, उस समय मैं बहुत खुश। एक्सपीरियंस नहीं, लिमिट जी। मत करिए, जो भी कुछ अच्छा हुआ जी। सबसे अच्छा ये हुआ कि 10th में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं। जी। इससे अच्छा कुछ नहीं हुआ। जी। ये सबसे अच्छा फिर सर, मैं यदि मानूँ तो मुझे ऐसे माँ बाप मिले जिन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया है, कभी भी रोक टोक नहीं रखी किसी भी चीज़ में। ये मैं सबसे बड़ा अपने जीवन का अस्तित्व मानता उसके हूँ। बाद दूसरा मैं ये मानता हूँ कि मुझे अच्छे गुरु मिले शुरू से ही। उन्होंने मुझे सही ज्ञान दिया और सही मार्ग पे चलाया, और उस ज्ञान के बल पे जो मैंने हासिल किया है वो उनको मैं जैसे। आगे और क्या क्या अच्छा हुआ? और सर ये मेरा पीएचडी में पहला ही प्रयास था, उसी में मैं अभी इंटरव्यू तक पहुंचा हूँ सर। और बुरा और क्या हुआ? सर बुरा ये हुआ है सर, 12th का मेरा रिजल्ट बिगड़ गया था, तो उस समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी से चलते हुए। तो एक विषय का मेरा रिजल्ट बिगड़ गया था, आखिरी तो सेकंड लास्ट। ये बहुत बुरा लगा था उस समय सर। और दूसरा, मेरे दादाजी का निधन हो गया था, तो उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था। तो सर नहीं। एक अधिकारी को के लिए इमोशनल होना ज़्यादा अच्छा है या लॉजिकल? सर मेरे अनुसार दोनों ही विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि दोनों में से एक चुनना पड़ा तो मैं लॉजिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ। आपकी हॉबी है? सर बैडमिंटन और डायरी राइटिंग। एक फिल्मी गाना है जो जिसमें एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, उस गाने की लय जो है वो बैडमिंटन के ऊपर ही बेस्ड हम्म। है। देखा होगा, सुना होगा। जी देखा है, मैं याद नहीं कर पूरा पा। गाना सिर्फ बैडमिंटन का खेल है, और कुछ सलमान खान और माधुरी दीक्षित का था शायद। ये आप बताइए, देखा? सर मैं यहीं तक याद कर पा रहा हूँ, सर सलमान खान और माधुरी दीक्षित का था, याद नहीं है।
शिवाजी जी आपका जन्म दिवस किसी महापुरुष के जन्म दिवस के समान है। मैं देख पा रहा हूँ 12 जनवरी। जी जी बताइए। जी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन पड़ता है 12 जनवरी को। वो भारतीय इतिहास में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत गौरवान्वित किया है और युवाओं के लिए उन्होंने बहुत जागृत किया है जिससे देश हित में अनेक कार्य हो सकें। उनके द्वारा कहा गया था कि यदि मुझे 100 युवा दे दिए जाएं तो मैं संपूर्ण भारत को परिवर्तित कर सकता हूं। और उन्होंने भारतीय संस्कृति में योग, ध्यान आदि परंपराओं को, नव वेदांत को अधिक प्रसारित किया और उनके द्वारा रामकृष्ण मठ की भी स्थापना की गई जिसके तहत अभी भी कार्य हो रहे हैं। अभी आपने योग की बात की, तो योग के ऊपर इनकी कुछ किताबें भी हैं जिनमें पीछे कहीं ना कहीं योग शब्द का जी। प्रयोग होता है। कौन कौन सी किताब कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो है ना, ये तीनों सही बता पा रहे हैं? कर्मयोग, ज्ञान योग तो है सर एक। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जी। तो शिकागो धर्म सम्मेलन भी आता है इनके जी। बारे में। जी इसके साथ साथ कई सारी घटनाएं हैं जो इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। क्या आप उस दृश्य को याद कर पा रहे हैं कि इनको किसी महिला के द्वारा इनके साथ विवाह संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था इनको कि हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं ताकि आपके जैसा हमें पुत्र प्राप्त हो सके? ऐसा कोई दृश्य था इनके साथ? सर ये घटना मैंने सुनी तो है सर, मैं याद नहीं कर पा सिर्फ सुनी, बाकी जी। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं? ये जब 11 सितंबर 1993 को भाषण देने गए थे शिकागो में, तब ये किसी महिला के यहाँ रुके थे उसके पूर्व में। वो शायद इनकी शिष्या थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, इनका जन्म दिवस है युवा दिवस के रूप में जी। मनाते हैं, जी अभी हाल ही में मनाया गया जी। है। थीम क्या था? सॉरी सर। जी चलिए कोई बात नहीं, आप दमोह से आते हैं, जी। दमोह की मुख्य समस्या बताइए। सर दमोह में मुख्यतः सबसे ज़्यादा समस्या बेरोजगारी की है और सर वहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा का भी स्तर बहुत कम है सर दमोह। इस समय मैं देख पा रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा है। जी तो क्या आप ये बता पाएंगे कि मतलब रोजगार का जो अधिकार है, क्या ये मौलिक अधिकार है? सर और अभी अगर है तो किस आधार पर? सर रोजगार का अधिकार अभी वर्तमान में शायद है मौलिक अधिकार में मौलिक शामिल अधिकार है। है? जी। श्योर है? किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 के तहत होना चाहिए, जीवन जीने के अधिकार। होना चाहिए या है? कंफर्म नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, जी तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर का सिद्धांत रखा जी और एक इनकम का बेस बनाया, जी। जी अभी हाल ही में सरकार ने जैसे कुछ वर्षों पहले ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण की व्यवस्था जी। की है, उसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया जी। तो उसमें इनकम के साथ साथ बाकी चीजें और भी रखी थी, EWS में। जी क्या है? सर जैसे आय तो दोनों में समान है, OBC में भी 8 लाख है और EWS में भी 8 लाख है, और लेकिन इसमें अनेक चीज़ों को ऐड किया गया EWS में, जैसे कि 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए या आपका शहरी क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक का मकान नहीं होना चाहिए, ये सब उसमें जोड़ा गया है। और यदि ग्रामीण क्षेत्र है तो 1500 वर्ग फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। आप मैं अभी सुन रहा था मनमोहन सिंह जी को एक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं, जी। तो क्या क्या किया था इन्होंने? इन्होंने सर 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था डूब रही थी, सिर्फ अपना 7 दिन का ही बचा था जिसे पेमेंट करने के लिए जो भी अपने इंपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने बदलाव किया भारतीय अर्थव्यवस्था में, निजीकरण को बढ़ावा दिया, वैश्वीकरण को बढ़ावा किया और उदारीकरण किया। क्या होता है वैश्वीकरण? वैश्वीकरण में सर जो भारतीय बाजार हैं उनको विश्व की कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है, जिससे सुचारू रूप से अर्थव्यवस्था चलती है, विश्व अर्थव्यवस्था। अभी कोविड काल में जी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स हम देख पा रहे थे कि मतलब सब जगह रोक दी। जी। कैसा नहीं लग रहा था इस समय अवधि में ग्लोबलाइजेशन रुका हुआ सब प्रतीत हो रहा है? सर सिर्फ फ्लाइट ज़रूरी नहीं है, और भी अन्य चीज़ों से, जैसे जो सामान की बात है तो समुद्री जहाज़ों के माध्यम से भी पहुंचाए जाते थे, जैसे भारत द्वारा भी अनेक छोटे छोटे देशों जैसे मॉरिशस वगैरह में और भी अन्य देशों में आपूर्ति की गई खाद्य संसाधनों की।
और सर अभी डिजिटलीकरण का युग है, तो सर सभी काम घर पे बैठ के भी अन्य विदेशी कंपनियों में भी लोग काम कर रहे हैं। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल जी दो अलग अलग शब्द हैं। जी। बताइए। जो मंत्रिमंडल होता है उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री को लिया जाता है, और जो मंत्री परिषद में केवल कैबिनेट नहीं, मंत्रिमंडल में ओके। जी, और मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हो, तीनों को ऐड किया जाता है। तो इनमें से हम संवैधानिक किसको माने? मंत्री परिषद संवैधानिक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल संवैधानिक नहीं है? नहीं सर, कहीं एक जगह मंत्रिमंडल शब्द का भी उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 74 में। प्रधानमंत्री नहीं सर, आर्टिकल 352 में जब आपातकाल लगाएंगे तो शायद मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लगाया जाएगा। कब बताइए? ये सर जब तो आवन में पहले से भी नहीं था। नहीं था सर, मोरारजी सरकार आई थी जब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ था, तब किया गया। तो आप एक अच्छा नेता मानते हैं। जी ठीक है, भारत की राजनीतिक संस्कृति को आगे ले जाने में उन्होंने जो भी आपने अभी जी बताया, जी तो अटल जी की कुछ रचनाएं या इनके बारे में और जी। इनकी रचनाएं, मेरी 51 कविताएं इनकी रचनाएं हैं, और इन्होंने सर पांचजन्य करके एक न्यूज़पेपर निकाला था। ये बहुत अच्छे कवि भी थे, जी अच्छे नेता भी थे। जी एक अच्छे नेता के रूप में हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इनकी प्रशंसा करती जी है। तो मतलब ये सुनने में भी विश्वास रखते हैं। जी तो कभी ऐसा कोई अवसर था जब कवियों का संगम उपस्थित हुआ, जी जिसमें रामधारी दिनकर साहब भी थे, कई सारे कवि एकत्रित हुए, तो उसमें एक कवि के रूप में अटल जी का भी वहाँ उपस्थिति थी। जी। तो उस प्रकार का इनके बीच में कोई संवाद हुआ था कि मैं कवि अटल बिहारी से कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी से कह देना, फिर उस पर बहुत ही एक अच्छा जवाब अटल जी ने दिया। कुछ ऐसी घटनाक्रम है? सर याद नहीं सर, मैं एक बात याद। चलिए एक चीज और बता दीजिए मेरे को। मूल रूप से संविधान में कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं है, जी सिर्फ अधिकार की है। जी। तो सबसे पहले तो ये बताया कि अधिकार और कर्तव्य में संबंध है। सर अधिकार वो जो भारतीय संविधान द्वारा लोगों को दिए जाते हैं, और यदि जिनका उल्लंघन कोई भी संस्था करती है तो उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च मैं न्यायालय। ये नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ती जी कि कर्तव्य भी जोड़े गए? क्योंकि सर जब लोगों इस को संबंध में महात्मा गांधी जी का कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी है अधिकार और कर्तव्य को लेकर? ये सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि अधिकार तब तक बिना कर्तव्यों के अधिकार नहीं हो सकते। जी शब्दों का उपयोग किया, डिजिटलाइजेशन। जी आज हम देखते हैं कि अगर जिस रेट से हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, ऑनलाइन सभी चीजें हो रही हैं, जी तो कुछ हमारे सोसाइटी में डिजिटल डिवाइडेंस भी हो रहा है। जी सर, पूर्व में तो अभी कुछ समय पहले तक तो था, अब लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाएं पहुंच रही हैं। लोग स्मार्टफोन या स्मार्ट डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे कम हो रहा है सर, पूर्व में अत्यधिक था, अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। ये आपने बोला कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, जी एक ऐप है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऐप? ऐप का मतलब होता क्या? सर ऐप एक ऐसा डिजिटली रूप से बनाया जाता है। सर डिजिटल और एनालॉग में अंतर कैसे कर पाते सर एनालॉग एक यांत्रिक रूप से चलता है, यांत्रिक उसमें उपस्थिति होती है चीज़ों की। हैं? मैकेनिकल इसमें इस डिजिटली रूप से दिखता है, डिजिट के 0 और 1 के रूप में काम होता है डिजिटली चीज़ों में। एनालॉग यांत्रिक रूप में रहता है। जैसे कि जैसे सर, जैसे एक घड़ी होती है, एक जो यांत्रिक घड़ी होती है उसमें कांटों के द्वारा समय को बताया जाता है, और डिजिटल घड़ी में वो डिजिट के द्वारा दिखाया जाता है। डिजिट के द्वारा। जी अच्छा, तो डिजिटलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो अब डिजिटलाइजेशन अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो ऐप हम लोग डिजाइन करते हैं, तो ऐप का मतलब क्या होता है? कैसे हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, कैसे समझाएं? सॉरी सर, इसके बारे में पढ़ा नहीं। अच्छा, ठीक है। आप मोबाइल यूज करते हैं? जी
मोबाइल कम्युनिकेशन जी भी एक संचार व्यवस्था है और किसी भी व्यवस्था में मोबाइल कम्युनिकेशन का बहुत अहम है। तो एक सेटेलाइट कम्युनिकेशन, सेटेलाइट फोन की हम लोग भी बात चर्चा करते जी हैं। जनरली जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, ऐसे होते हैं, कुछ जो हेड ऑफिस होते हैं, प्राथमिक आपदा के जो हेड जी ऑफिस है, वहाँ हम लोग मोबाइल सिस्टम ना रख के हम वहाँ सेटेलाइट सिस्टम रखते हैं। जी ऐसा क्यों? सर, जो सैटेलाइट सिस्टम होता है वो ज़्यादा किफ़ायती होता है, उसकी गुणवत्ता किफायती की नहीं बात जी क्यों रखते क्योंकि सर वो किसी भी आपदा के समय वो कार्य करता रहता है उसमें, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन सैटेलाइट से होता है। हैं? जी, क्या एक होते हैं सेटेलाइट? उपग्रह होते हैं जो अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़े जाते हैं, इनका और उपयोग उसका पहला उपग्रह कौन था जो संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया और कब हाँ, प्रक्षेपित किया? पहला उपग्रह सर इनसैट 2B था, शायद 1B, सन 1979 कुछ या 81 में। वर्तमान में भी इनसेट श्रृंखला आगे चल रही है, और इसके अलावा भी अनेक गगन जैसी प्रणालियां भी लाई जा रही हैं। गगन सर एक इनसेट में गगन कैसे आ गया? सर गगन जो प्रणाली है उसमें इनसेट के उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है। सर ये जैसे जो वायुयान वगैरह उड़ते हैं, इनके लिए एक ज़्यादा अच्छे से वो चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जब हमने हमारा यान छोड़ा था और मंगल ग्रह में स्थापित हुआ, जी तो ऐसी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दिया था कि हमारी जो कॉस्ट पर किलोमीटर शायद 7 रुपीज पर किलोमीटर, जो कि जी सबसे बहुत लोएस्ट सबसे कॉस्ट, ठीक। जो कि अमेरिकन लोग उसके कितने $1000 समथिंग के लगभग कॉस्ट था। क्योंकि इंडिया जो प्रोजेक्ट जो मिशन था वो इतना लो कॉस्ट, तो क्या मैकेनिज्म था उसके पीछे? सर एक तो ये भी है कि जो भारत में है, जो कौशल युक्त लोग हैं वो कम दर पे कार्य करते हैं। मतलब एम्प्लॉय की सैलरी कम हो सकती है जी पर किसी चीज के ईंधन को हम तो कम नहीं कर सकते ना। आप समझ लो, जी किसी ड्राइवर को कार लेके अगर भोपाल भेजना तो फ्यूल तो उतना ही खर्च होगा। जी हो सकता है ड्राइवर की पेमेंट कम ज़्यादा हो सकता है, तो फ्यूल कॉस्ट की बात करो। सॉरी सर। अभी वर्तमान में हमने ऐसा समाचार में पढ़े हैं कि जो पार्कर यान है, पार्कर सुना है आपने? पार्कर मिशन। हाँ, जी सूरज के कोरोना को टच किया है। जी ऐसे कौन सा मटेरियल हमने यूज किया है? पहले हम हमेशा साइंस में पढ़ते थे कि इम्पॉसिबिलिटी कोई भी मटेरियल वहाँ एग्जिस्ट है ना, पर वो कोरोना को टच किया और मेरे ख्याल से 2025 तक कंटिन्यू उसी स्टेज पे रहेगा, मॉनिटर करेगा और कोरोना के पास जाएगा, बाहर आएगा और देगा। तो कुछ है ही इसके बारे में, कौन सी नो मटेरियल हम लोग उपयोग करते हैं? नो सर। साइंस के एक आप अच्छे विद्यार्थी हैं, साइंस जी का सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा क्षेत्र? जी जैसे भौतिकी में बात करें वो तो उसमें ध्वनि हो गई, क्या? ध्वनि। ओके। जो साउंड होता है, मेरे और आपके बीच में मान लीजिए 3 मीटर की दूरी है, कितना टाइम लगेगा पहुंचने का आवाज? साउंड का अरे कुछ माइक्रो सेकेंड्स में पहुंच जाएगी सर। कितना? 332 मीटर प्रति सेकेंड। इस यान की स्पीड 1 मैक है, जी मीन्स ये सर सबसोनिक का है। सबसोनिक है मतलब इसकी, यस सर, ये मतलब ध्वनि की चाल से चलता है। 2.5 मैक है। तो ये ध्वनि की चाल की अपेक्षा 2.5 गुना है। मैक क्या? मैक सर जो वायुयान चलते हैं उनकी गति को दर्शाता है। जी जी लास्ट मेरा क्वेश्चन जी। जाते जाते इनसेट का पूरा नाम क्या इंडियन नेशनल सैटेलाइट है? गगन जियो, अभी याद नहीं कर। चलिए घर पे याद कर लीजिए। जी।
हैं